Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, in today's video lecture, we will be attempting a question on collective security. Collective security. Friends, to understand the idea of collective security becomes important when the current geopolitics of the world is going under major transformation. आज 2025 में यूएन की लेजिटिमेसी को लेके भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूएन जिसका चार्टर खुद कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोमिस करता है, और क्या यूएन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंश्योर कर पा रहा है या नहीं, इसकी लेजिटिमेसी को लेके सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इन सारे सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिव सिक्योरिटी को समझना बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। क्वेश्चन सेज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज द वॉच वर्ड ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक सबके लिए और सब एक के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी की बुनियाद है। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्रिटिकली इवेल्युएट द नोशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब सवाल बोलता है, सवाल का डायरेक्टिव है कि क्रिटिकली इवेल्युएट करिए आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के कंसेप्ट को इस स्टेटमेंट की लाइट में। मूविंग अहेड, मैंने अपने आंसर में ना बिल्कुल सिंपल और प्रिसाइज रखने की कोशिश की है। पहले मैंने कीवर्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी को डिफाइन किया है स्कॉलरली डेफिनेशन ऑफ पाल्मर एंड परकिंस के साथ। पाल्मर एंड परकिंस प्रोफेस दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी इंप्लाइज कलेक्टिव मेजर फॉर डीलिंग विद थ्रेट टू पीस। साधारण शब्दों में कहूं तो पाल्मर और परकिंस बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी का अर्थ है कि कलेक्टिवली कदम उठाना, एक साथ कदम उठाना, किससे निपटने के लिए, जब पीस के ऊपर कोई खतरा आए ना तो कलेक्टिवली एक साथ कुछ मेजर्स लेना, कुछ अटेम्प्ट लेना, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है। अब फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू द मेन बॉडी, वी ऑल नो नेटो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो नेटो से हम पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। वन फॉर ऑल, नेटो वन फॉर ऑल हो गया। नेटो वन फॉर ऑल है। कैसे वन फॉर ऑल है? अपने सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए, उनके अगर ऊपर कोई थ्रेट आता है, कोई एग्रेशन दिखाता है कोई नॉन मेंबर, तो अकेला नेटो खड़ा है ना उनके लिए। एंड ऑल फॉर वन, ऑल फॉर सॉरी फॉर दिस वे इसको, एंड ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन मीन्स नेटो के अंदर जितने भी मेंबर है ना, वो भी अपने एक मेंबर के लिए खड़े हैं अगर उस मेंबर पे अटैक होता है तो। ये इस स्टेटमेंट का, इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा गया है इस स्टेटमेंट को। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम चीफ फीचर्स देखते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर मैनेजमेंट। बिल्कुल, पावर, कैसे पावर को मैनेज करना है, कैसे इंटरनेशनल पीस को प्रिजर्व करना है, इसीलिए डिवाइस किया गया था कलेक्टिव सिक्योरिटी, ताकि अगर वॉर और अटैक हो ना तो उस क्राइसिस से निपट सकें सभी कंट्रीज एक साथ आके। दिस इज व्हाट collective security is. It is an instrument of power management. Now the second point is collective security acknowledges universality of aggression. collective security जो है ना, वो बोलता है कि एग्रेशन तो सर्टेन है, एग्रेशन के अंदर तो एक हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ये तो कभी भी हो सकता है, होगा ही होगा, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए ये लिखा भी हुआ है, इट एडमिट्स, ये आइडिया एडमिट करता है, एग्रेशन विल हैपन एंड ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज टू बी फॉर्म्ड टू काउंटर इट। इसलिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स को ना कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स को एक कॉमन अम्ब्रेला के अंडर आना होगा काउंटर करने के लिए एग्रेशन को। द थर्ड पॉइंट सेज नेशंस हैव कमिटमेंट टू एंड एग्रेशन। जब नेशंस कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत, व्हेन नेशन स्टेट्स कम अंडर वन अम्ब्रेला, जैसे नेटो भी एक एग्जांपल है, वॉर्सो पैक्ट भी हो गया था जो यूएसएसआर ने डिवाइस किया था, उसमें नेशंस क्या कमिट करते हैं? दे कमिट टू एंड एग्रेशन,
कि भाई अगर किसी तरीके का कोई एग्रेशन होगा, किसी तरीके का कोई वॉयलेंस होगा, इफ़ एनी पर्टिकुलर कंट्री डिस्प्लेज सेबर रेटलिंग पोस्चर, तो उसको कैसे काउंटर करना है, उसको उस एग्रेशन को कैसे रिड्यूस करना है। इसके तहत सारे कंट्रीज अपने रिसोर्सेज भी पूल करते ही हैं। फॉर एग्जांपल अब नेटो है, वो पैसे से ही तो चल रही है भैया। सारे कंट्रीज हैं, वो उनका अपना अपना बजट है, सब कंट्रीब्यूट करते होंगे नेटो में, हथियारों की ज़रूरत है, जभी तो वो एग्रेशन को काउंटर कर पाएंगे। तो इस थर्ड पॉइंट का ये मीनिंग था। सेकंड, कलेक्टिव सिक्योरिटी बात करता है वॉर को प्रिवेंट करने की। एन एग्रेसर नेशन विल अवॉइड वॉर एज इट नोज इट्स एक्ट विल बी मेट विद कलेक्टिव डिफेंस। जो कंट्री पहले, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी एज्यूम करके चलता है कि जो कंट्री पहले एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाता है ना, एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है, वो वॉर को अवॉइड करेगा, बिकॉज दैट कंट्री नोज कि अगर कलेक्टिव डिफेंस में सभी कंट्रीज ने एक्शन ले लिया, देन द एग्रेसर पार्टीज, देन देर इज अ सर्टेनिटी दैट एग्रेसर नेशन विल बी डिफीटेड। जो एग्रेसर नेशन है उसकी परास्त या उसकी पराजय हो जाएगी। द फिफ्थ फीचर इज वॉर इज द एनिमी एंड नॉट द स्टेट। सी, कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलता है कि ना, वॉर जो है ना, हमें तो उसे एंड करना है, ना कि एग्रेसिव स्टेट को। यानी वॉर किन फैक्टर्स के कारण हो रहा है, हमें तो उन चीज़ों को जड़ से मिटा देना है। हमारी रंजिश कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अब चीफ फीचर्स और इसकी डेफिनेशन करने के बाद हम क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है, क्रिटिकली इवेल्युएट, उस पे आते हैं कि किस तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसके कुछ वीकनेसेस भी हैं। अब देखिए, डायरेक्टिव जो है क्वेश्चन का वो क्रिटिकली एग्जामाइन है ना, इसलिए अब हमें कुछ वीकनेसेस भी बतानी पड़ेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को नेटो तो इसका एग्जाम्पल है ही, लेकिन मैंने अब जहां इस कलेक्टिव सिक्योरिटी को क्रिटिकली इवेल्युएट किया है ना, वो यूनिवर्सल एंगल से किया है, यूनिवर्सल एंगल से, यूएन के हिसाब से, क्योंकि यूएन का चार्टर भी तो चैप्टर 7.5 जिसे बोलते हैं, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। तो मैंने उस एंगल से कलेक्टिव सिक्योरिटी को क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे। कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर्मुलेट तो की गई थी फॉर रीजंस ऑफ प्रिजर्विंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी को किस लिए बनाया गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके। बट इट इज़ टू आइडियलिस्टिक। हमारे पास यूएन है और अदर बॉडीज़ हैं, अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे नेटो भी हो, लेकिन क्या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है दुनिया में? नहीं है। इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया बहुत आइडियलिस्टिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर तो नहीं है, बट नेटो का पार्टनर कंट्री स्टेटस है यूक्रेन के पास। तो भी क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत नेटो मेंबर्स यूक्रेन की मदद करने आए? पूरे तरीके से नहीं आए। ऑल्दो दे सप्लाइड वेपन्स, टेक्नोलॉजीज टू यूक्रेन, लेकिन जो इनका चार्टर बोलता है कि साथ कैसे देना है, उस तरीके से नहीं आए। बेचारे अकेले यूक्रेन को मरवा दिया। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ टू आइडियलिस्टिक इन नेचर। अब मूविंग अहेड फ्रेंड्स, collective security assumes that there exists complete understanding among nations to protect each other. At times it is not possible to identify the aggressor. अब फ्रेंड्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी एज्यूम करता है कि जो नेशन स्टेट्स है ना, उनके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट क्या ये सही है? बहुत बार तो यही पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्रेसर कौन है। अब कैसे डिफाइन करोगे आप? कैसे कहोगे कि रसिया एग्रेसर है या यूक्रेन एग्रेसर है? बोथ कंट्रीज लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। फिर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कहाँ है नेशंस के बीच में? अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें जेलेंस्की और ट्रंप, वो वीडियो वायरल हुआ था, एक दूसरे से काफ़ी मतलब ऑन कैमरा एक दूसरे को काफ़ी मतलब दे इंडल्ज्ड इन ए वॉर ऑफ वर्ड्स, एक दूसरे से नोक झोंक हो गई थी उनकी शब्दों में। तो कहाँ यूक्रेन और यूएसए की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है?
डेस्पाइट यूक्रेन बीइंग ए पार्टनर कंट्री इन द नेटो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यूक्रेन नेटो का पार्टनर कंट्री है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की कहाँ मदद करने को तैयार है पूरी तरीके से? यूएसए। वो जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग में हमने देख लिया। तो इसका ये मतलब है, देन द एग्रेसर माइट एक्ट इन सेल्फ डिफेंस। अब जो एग्रेसर कंट्री है ना, वो सेल्फ डिफेंस में भी एक्ट करता है। सी, इसको बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है रसिया और जो यूक्रेन का वॉर है ना उसमें। फ्रेंड्स, रसिया ने पहले इन्वेड किया यूक्रेन को, द वर्ल्ड नोज इट, ओके, बट रसिया ने क्या दिया, रसिया ने क्या एक्सक्यूज दिया इस चीज़ का, या क्या किस ग्राउंड पे अपने इस एक्ट को जस्टिफाई किया कि अगर रसिया ये ना करता तो रसिया का खुद की सिक्योरिटी एंडेंजर हो जाती। कल को यूक्रेन अगर नेटो का परमानेंट कंट्री बन जाता है और ये रसिया है, तो रसिया विल बी एनसर्कल्ड बाय नेटो कंट्रीज। इधर यूक्रेन हो गया, उधर पोलैंड हो गया, और बाकी फिर इधर पीछे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो हैं ही नेटो के मेंबर। तो पूरे तरीके से बेचारे रसिया का तो एनसर्किलमेंट हो जाता, नेटो एनसर्किलमेंट, घेर लेते इसको। तो एग्रेसर ना कई बार सेल्फ डिफेंस में भी वो करता है, एक्ट करता है। उसका हर बार मकसद ये नहीं होता कि वो पीस को डिस्टर्ब कर दे, वो तो एज ए रिजल्ट पीस डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जैसा रसिया के केस में हमने देखा है, रसिया ने इसीलिए तो अटैक किया है यूक्रेन पे। एंड थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताऊं, अगर आप ज्योग्राफी में रसिया का मैप देखोगे ना, तो रसिया की ना हर जगह पे माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ जहां बॉर्डर है ना, वो प्लेन एरिया है। इसलिए ये रसिया की एक मजबूरी है यूक्रेन को थोड़ा सा पीछे ही रखना, नहीं तो ये कहीं नेटो का मेंबर बन गया और कहीं आगे आ गया तो रसिया को दिक्कत कर सकता है। इसलिए रसिया ना सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी एडमिट करता है वॉर एज ए मीन्स टू सिक्योर पीस। अब ये भी एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। भैया आप बात करते हो कलेक्टिव सिक्योरिटी की, बट आप पीस पे अगर पहुंच रहे हो ना, तो भी आप वॉर से ही पहुंच रहे हो। And there is high probability that war might not be neutral and can be influenced by an ideology or vested interest। ये देखिए, ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इस लाइन को। There is high probability that war might not be neutral and can be influenced by an ideology or vested interest। कभी भी कोई वॉर होता है ना, तो जरूरी नहीं है वो न्यूट्रल हो, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी या वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया, और बाद में क्रिटिक्स जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि इसमें तो यूएसए के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और उसने इराक के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि वो ना थ्रेट था सद्दाम हुसैन वर्ल्ड पीस के लिए, जैसा अब ये ईरान के साथ भी करने वाले हैं। धीरे धीरे कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर अभी इनकी चल नहीं रही है। देन द अदर मेजर प्रॉब्लम विद द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज UN lacks a permanent international force to enforce the collective security decision of the Security Council। यूनाइटेड नेशंस के पास तो एक परमानेंट इंटरनेशनल फोर्स ही नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी को वो एंश्योर कर सके, और सिक्योरिटी काउंसिल जिन चीज़ों पे डिसीजन लेती है उनको लागू करवा सके। तो आप कैसे कह सकते हो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी डेफिनेटली पीस अचीव कर ही लेगा? तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म हो जाता है। लास्टली हम कंक्लूजन लिखेंगे दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ए डेंजरस कंसेप्ट एज द लोकल वॉर कैन एस्केलेट इनटू ग्लोबल वॉर। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी एक डेंजरस कंसेप्ट है। दुनिया के मान लीजिए किसी भी एक सेलेक्टेड फ्रंटियर पे वॉर चल रहा है, देर आर हाई चांसेस कि कहीं वो ना एक ग्लोबल वॉर में तब्दील ना हो जाए, कहीं 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 पूरी ह्यूमन रेस ही पेरिस हो जाए। अब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कल को पुतिन को गुस्सा आ जाए और कहीं अटैक कर दे तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऐसे डेंजरस है क्योंकि वो एक लोकल वॉर है दो राष्ट्रों के बीच में, और वो पूरी प्रोबेबिलिटी है एस्केलेट हो गया है एक ग्लोबल वॉर में। सो आगे कंक्लूजन में मैंने लिखा है डेस्पाइट द अबोव क्रिटिसिज्म्स, ऊपर लिखे हुए
क्रिटिसिज्म के बावजूद भी मैंने थोड़ा सा अब पॉजिटिव नोट दिया है कलेक्टिव सिक्योरिटी को अपने कंक्लूजन में। कलेक्टिव सिक्योरिटी रिमेन्स a डिवाइस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट टू सिक्योर वर्ल्ड पीस एंड प्रिवेंट वॉर। कलेक्टिव सिक्योरिटी फिर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिससे आप संकट को, क्राइसिस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे विश्व की सुरक्षा और शांति बनी रहेगी और युद्ध नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गोट द लेक्चर। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड काइंडली शेयर माई वीडियोज़ एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।